हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 6 पेरीमीटर एंड एरिया का नेक्स्ट फिगर इट आउट देखने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 139 पर आपको गिवन है। यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, कट आउट द 10 ग्राम पीसेस गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक। आपको मैथ्स की बुक के पीछे ये पिक्चर गिवन है, आपको क्या करना है, इस पिक्चर को वहां से कट करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, अब इस पिक्चर की हम बात करें तो ये पिक्चर जो है वो कितने पीसेस से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है, ट्रायंगल ई है, सी है, एफ है। तो 5 तो इसमें ट्रायंगल है, 1 यहाँ पर क्या है, 1 यहाँ पर स्क्वायर है और 1 यहाँ पर पैरेललोग्राम है। तो टोटल 7 पीसेस से मिलकर ये पिक्चर बनी है। आपको इस पिक्चर के हर एक पीस को कट करना है, देन उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि किस पीसेस का एरिया यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसेस हैव द सेम एरिया। आपको ये बताना है कि कितने पीसेस का यहाँ पर आपको सेम एरिया दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखना कि ये जो फुल जो स्क्वायर है, ये जो बिग स्क्वायर है, इसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो बिग स्क्वायर है इसमें ट्रायंगल ए और ट्रायंगल बी इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। देन उसके बाद ये जो लाइन है वो ए और बी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ए का एरिया और बी का एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर शेप सी और शेप ई का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ शेप ए इक्वल होगा एरिया ऑफ शेप बी के। ठीक है, देन उसके बाद एरिया ऑफ शेप सी इक्वल होगा एरिया ऑफ शेप ई के। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन शेप सी डी एंड ई। आपको ये बताना है कि शेप सी के कंपैरिजन में शेप डी जो है वो कितने टाइम्स बिगर है। ठीक है, देन उसके बाद आपको रिलेशन बताना है शेप सी, डी और ई में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया कि पहले आपको ये बताना है कि शेप सी के कंपेयर में शेप डी कितने टाइम्स बिगर है और शेप सी, डी, ई में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप देखना, अगर हम यहाँ पर देखें कि शेप सी जो है, ठीक है, हमें पता है कि वो शेप ई के क्या है, इक्वल है। ठीक है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि शेप सी और ई मिलके डी बनाएगा। ठीक है, शेप सी और ई को अगर हम ज्वाइन कर दें और इसके ऊपर रखें डी के ऊपर, तो डी को वो कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन तो क्या बनेगा कि शेप सी प्लस शेप ई इक्वल होगा शेप डी के। देन उसके बाद हम बात करें बिगर के बारे में, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर 2C को हम ज्वाइन कर दें, सी को यहाँ पर और सी को यहाँ पर, इस तरीके से 2C को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये डी को कवर कर लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि शेप डी जो है वो 2 टाइम्स बिगर है शेप सी से। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि शेप डी इज 2, 1 सेकेंड, शेप डी इज 2 टाइम्स bigger than शेप सी। ठीक है, शेप डी जो है वो 2 टाइम्स बिगर है शेप सी से। इसके बाद में रिलेशन बताना है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर हम क्या करें शेप सी को, ठीक है, ये शेप सी है प्लस शेप ई को, शेप सी को और शेप ई को हम क्या करें, ज्वाइन करें। ठीक है, किस तरीके से, जैसे मान लो आप कि इस तरीके से हम शेप ई और सी को ज्वाइन करें तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है,
यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, शेप डी मिल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि शेप सी प्लस शेप ई जो होगा वो किसके इक्वल होगा, शेप डी की, ठीक है। तो ये रिलेशन बनेगा इसके बीच में, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी और शेप एफ। यहाँ पर किसका एरिया ज्यादा है, शेप डी का या फिर शेप एफ का। गिव रीजन फॉर योर आंसर, आपको उसका रीजन भी बताना है। अब यहाँ पर आप देखना कि शेप डी की बात करें हम, ठीक है, और शेप एफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं कि शेप डी जो है, ठीक है, वो यहाँ पर सी और ई को ज्वाइन करने पर, अगर हम सी और ई को ज्वाइन करके इसके ऊपर प्लेस करें डी के ऊपर, तो ये डी को पूरा कवर करेगा, ठीक है, कवर करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम सी और ई को इस तरीके से ज्वाइन करें कि ये किसको कवर करेगा, एफ को कवर करेगा। सी और ई मिलके एफ को कवर कर रहा है, सी और ई मिलके डी को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि डी और एफ का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे बोथ शेप डी एंड शेप एफ हैव इक्वल एरिया, ठीक है। यहाँ पर शेप डी और शेप एफ का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रीजन हम यहाँ पर क्या देंगे, रीजन हम यहाँ पर देंगे कि शेप सी एंड शेप ई, शेप सी और ई टुगेदर फिट perfectly into both shape D and shape F, ठीक है। अगर C और E को हम ज्वाइन करके इसको D और F पर प्लेस करते हैं तो ये पूरी तरीके से D और F को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। तो यहाँ पर रीजन आप क्या देंगे, शेप C एंड शेप E टुगेदर फिट परफेक्टली इनटू बोथ शेप D एंड F। सो यहाँ पर D और F का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किस तरीके से आप देखना कि यहाँ पर ये जो शेप है, ठीक है, वो D है, ये किस तरीके से बनेगा, यहाँ पर किस तरीके से बनेगा कि E को और C को हम यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो ये D बनेगा यहाँ पर, ठीक है, D को ये क्या करेगा, कवर करेगा। सिमिलरली यहाँ पर हम F की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, C को इस तरीके से C और E को ज्वाइन करें तो यहाँ पर ये किसके इक्वल हो जाएगा, F के इक्वल हो जाएगा। 1 सेकेंड, यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करें तो ठीक है, जब D जो है वो C और E को ज्वाइन करने में बन रहा है, सिमिलरली यहाँ पर F जो है E और C को ज्वाइन करने में बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे, हम यहाँ पर कह देंगे कि जो D होगा वो भी किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा, ठीक है। जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली D और F भी क्या है, इक्वल है। समझ में आया। तो यहाँ पर शेप D और F का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, विच शेप हैज मोर एरिया, शेप F और G। यहाँ पर आपसे पूछा है कि शेप F और G में किसका एरिया ज्यादा है। यहाँ पर आप देखना, सिमिलरली हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि F किस तरीके से बन रहा था, C और E इसको पूरा तरीके से कवर कर रहा था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम C को इस तरीके से ज्वाइन कर ले और E को यहाँ पर लिख ले तो ये क्या करेगा, G को भी कवर करेगा। तो यहाँ पर जो शेप F और G है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सेम हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि बोथ शेप F एंड शेप G हैव इक्वल एरिया, ठीक है। रीजन हम यहाँ पर सेम दे देंगे, ठीक है। रीजन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रीजन यहाँ पर हो जाएगा कि शेप C
and shape E together fit perfectly into both shape F and shape G। ठीक है, किस तरीके से देखना, जैसे हम देखें कि जो शेप F है, शेप F देन शेप G। ठीक है, तो F किस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, और G की बात करें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये C है, देन ये E यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये C और ये E। ठीक है, तो F जो है वो C और E मिलके F को कवर कर रहे हैं, E और C मिलके G को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो F होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, G के इक्वल। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है कि दोनों का एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बिकॉज जब C और E को हम ज्वाइन करेंगे तो वो G को पूरी तरीके से कवर करेगा, उसी तरीके से F को भी पूरी तरीके से कवर करेगा। तो G और F का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप A as compared to shape G? Is it twice as big, 4 times as big? कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि शेप G के कंपेयर में शेप A का एरिया क्या होगा, ठीक है, कितना होगा शेप G के कंपेयर में, क्या ये ट्वाइस होगा या फिर ये 4 टाइम्स होगा। अब यहाँ पर आप देखना, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो C है, ठीक है, C जो है वो यहाँ पर कितने C बना के मिलके G बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये C, यहाँ पर ये C, तो 2C से मिलकर क्या बन रहा है, G बन रहा है। यहाँ पर आप देखना कि किस तरीके से ये बनेगा, तो यहाँ पर आप देखना कि एक तो ये हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, देन अगेन ये, फिर उसके बाद इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये C, ये C, ये C, ये C, ठीक है, तो यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 4C है, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया इसका। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि द एरिया ऑफ शेप A is twice as compared to shape G। ठीक है, G के कंपेयर में जो शेप A है वो क्या है, उसका एरिया क्या है, ट्वाइस है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कि द एरिया ऑफ शेप A इज ट्वाइस एज कंपेयर टू शेप G। समझ में आ गया। इसके बाद ये हिंट आपको यहाँ पे बताई गई है कि किस तरीके से करना है, ठीक है, इसको आप एक बार रीड कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नाउ फिगर आउट द एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, ठीक है, formed with all 7 pieces in term of the area of shape C। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस बिग स्क्वायर का क्या बताना है, एरिया बताना है, और किसके टर्म्स में, शेप C की टर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना किस तरीके से आप बताएंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका हमको एरिया बताना है फुल स्क्वायर का, ठीक है, बिग स्क्वायर का। तो यहाँ पर ये देखना ये C है, ठीक है, यहाँ पर जो शेप C का एरिया है वो क्या है, C है। यहाँ पर ये जो G बन रहा है वो कितने C से मिलकर बन रहा है, 2C से, ठीक है। देन उसके बाद D की बात करें तो D भी यहाँ पर कितने C से मिलकर बन रहा है, 2C से, तो D का एरिया हो जाएगा 2C, G का हो जाएगा 2C। सिमिलरली यहाँ पर F भी क्या बन रहा है, 2C से, तो इसका भी 2C हो जाएगा। E की बात करें तो E और C का एरिया इक्वल है, तो इसको हम C कह सकते हैं। इसके बाद हम A की बात करें तो अभी हमने देखा था, ठीक है, ये जो बन रहा है A वो कितने C से मिलकर बन रहा है, 4C से, तो ये हो जाएगा 4C। देन B सिमिलरली A और B का एरिया इक्वल है, तो ये भी कितने C से मिलकर बनेगा, 4C से मिलकर, तो ये C, तो ये हो जाएगा 4C। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इन सबको ऐड कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दी
एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एरिया ऑफ शेप ए प्लस एरिया ऑफ शेप बी प्लस एरिया ऑफ शेप डी प्लस एरिया ऑफ शेप ई प्लस एरिया ऑफ शेप सी, ऐसे ही प्लस एरिया ऑफ शेप जी, देन प्लस एरिया ऑफ एफ। ठीक है, शेप एफ, देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ए की बात करें तो 4c प्लस बी की बात करें 4c, इसके बाद ई की बात करें सी, देन उसके बाद डी की बात करें 2c, उसके बाद हम सी की बात करें तो सी, ठीक है, जी की बात करें 2c, एफ की बात करें 2c। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा 4c मिलके कितना बनाएगा 8, देन 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16c। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ c। ठीक है, 16 टाइम्स जो होगा टोटल एरिया होगा। समझ में आया, यहाँ पर एरिया ऑफ द बिग स्क्वायर क्या होगा 16c। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अरेंज दीज 7 पीसेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, इन 7 पीसेस को रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज करना है। देन उसके बाद what will be the area of this rectangle in terms of the area of shape C? Now give reason for your answer। आपको उसका रीजन भी बताना है। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको इन 7 पीसेस से रेक्टेंगल बनाना है, देन उसके बाद आपको एरिया बताना है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, किसके टर्म्स में, शेप सी की टर्म्स में। ठीक है, उसके बाद आपको रीजन भी बताना है। अब यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर हमने इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया 16c। ठीक है, इन्हीं पीसेस से हम क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल बनाएंगे। तो क्या एरिया में कोई चेंजेस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर इन्हीं पीसेस से हमको रेक्टेंगल बनाना है तो एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसका भी एरिया क्या रहेगा 16 टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट बनाते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, फर्स्ट हम क्या बनाए, रेक्टेंगल बनाते हैं। देखना किस तरीके से, यहाँ पर ए और बी का एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। इसके बाद एफ को हम इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, ये एफ हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद सी डी और ई, तो ये यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा ई। तो इस तरीके से इन्हीं पीसेस का यूज करके हमने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एरिया क्या रहेगा, इक्वल सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, the area of the rectangle will be 16 times in terms of the area of shape C। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ शेप सी। रीजन हम यहाँ पर क्या दे देंगे, बिकॉज रीअरेंजिंग द पीसेस। ठीक है, अगर हम इनको रीअरेंज करते हैं तो रीअरेंजिंग द पीसेस डज नॉट चेंज द टोटल एरिया। ठीक है, पीसीस को रीअरेंज करने से एरिया में कोई भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया, देन आपको यहाँ पर रीजन दे देना है। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, आर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द रेक्टेंगल फॉर्म फ्रॉम these 7 पीसेस डिफरेंट और द सेम। आपको ये बताना है कि इन 7 पीसेस से मिलकर जो स्क्वायर बना हुआ है, जो पेरीमीटर, जो रेक्टेंगल हमने अभी बनाया, क्या उनका पेरीमीटर सेम होगा
या पेरीमीटर डिफरेंट होगा, ठीक है। गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर, आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। यहाँ पर ये कहा गया है कि इन 7 पीसेस से जो स्क्वायर बना हुआ है, जो यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाया, क्या उनका पेरीमीटर सेम होगा। अभी हमने क्या कहा कि इन 7 पीसेस से मिलकर अगर हमने रेक्टेंगल बनाया है तो एरिया तो सेम होगा, यहाँ पर एरिया तो सेम होगा, लेकिन पेरीमीटर यहाँ पर सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पेरीमीटर होता है आउटलाइन, ठीक है। ये आउटलाइन, इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा और जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम रीजन क्या देंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे दी पेरीमीटर of the square and the rectangle formed from these 7 pieces will be डिफरेंट, ठीक है। रीजन हम यहां पर क्या देंगे, बिकॉज दी शेप्स आर अरेंज्ड डिफरेंटली, ठीक है। शेप्स को हम अलग तरीके से डिफरेंटली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं, तो पेरीमीटर जो होगा स्क्वायर का और रेक्टेंगल का क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो ये जो फिगर इट आउट है पेज नंबर 139 पर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।